बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, क्योंकि फेडरल बोर्ड का 2 दिनों के बाद बायोलॉजी का पेपर सेकेंड ईयर का कंडक्ट होने वाला है, और जो स्टूडेंट अभी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वो यकीनन इस वक्त पढ़ाई में मशगूल होंगे, और ख़ास तौर पर इस वक्त जितना कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से बार बार मुझे कॉल्स आ रही थी कि सर काइंडली कुछ ख़ास टॉपिक्स हमें एडवाइस करें जिनको हम इन 2 दिनों में रिवाइज़ कर लें, और स्पेशली हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट है वो कवर हो सके। तो मैंने सोचा कि चले मैं एक ब्रीफ सी वीडियो भी जल्दी से अपलोड कर देता हूँ, ताकि ये जो 2 दिन है इसके अंदर कम से कम कुछ ख़ास आपको टॉपिक्स पता चल जाएं, और उन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन की वर्डिंग होगी वो किस तरह की वर्डिंग होगी ये आपको पता चल जाए, तो आप कम से कम उसको रिवाइज कर सकेंगे और फिर उसको बेहतर तौर पर अटेम्प्ट कर सकेंगे एग्ज़ाम वाले दिन। इसमें चंद एक चीज़ों का मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, आपका MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट ये आपकी बुक में से किसी भी जगह से आ सकता है। देखिए, आपकी ये जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम इसी बुक से लिया जाएगा, और इसमें टोटल आप देख रहे हैं 14 चैप्टर्स हैं। लेकिन इन 14 चैप्टर्स में से आपको जैसा कि इल्म है कि फेडरल बोर्ड ने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है। मिसाल के तौर पर बिहेवियर का चैप्टर मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूडेड है, फिर इसी तरह से एवोल्यूशन का चैप्टर भी मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूडेड है, और फिर आखिरी चैप्टर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर को भी मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड किया हुआ है। और बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं उनमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक्स को रिड्यूस सिलेबस में शामिल किया था। तो हम उन्हीं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर गौर कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन लॉन्ग क्वेश्चंस की वर्डिंग क्या होगी। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपके तमाम चैप्टर्स से आएंगे। जो चैप्टर इस रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं उन सभी में से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs पूछे जाते हैं। अमूमन पेपर सेट करते हुए हर एक चैप्टर में से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQ ज़रूर उठाया जाता है। और जो कुछ बड़े चैप्टर्स होंगे, मिसाल के तौर पर जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन है, या फिर इनहेरिटेंस का चैप्टर है, क्रोमोसोम एंड DNA, या बायोटेक्नोलॉजी, इन चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQs उठाए जा सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए किसी टॉपिक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या इसमें से MCQ आएगा। ये उस पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो पेपर सेट कर रहा होगा, कि वो किस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन और किस में से MCQ पिक करता है। लेकिन एक आम तौर पर जो रुझान पाया जाता है वो ये है कि जिन टॉपिक्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, अमूमन शॉर्ट क्वेश्चंस उन टॉपिक्स से नहीं लिए जाते। एग्जामिनर की कोशिश ये होती है, पेपर सेटर की कोशिश ये होती है कि उन टॉपिक्स के अलावा जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं जहां से उसने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिए, तो वहां से वो शॉर्ट क्वेश्चंस ले, क्योंकि तमाम चैप्टर्स की जो वेटेज है उसको भी मद्देनजर रखना होता है। तो इस वजह से एक ही चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। यकीनन जो बड़ा चैप्टर है तो उसकी वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स का पेपर बनेगा, और जो चैप्टर्स छोटे हैं वहाँ से कम मार्क्स का पेपर बनेगा। तो आइए हम वक्त ज़ाया करने के बजाय जल्दी से कुछ खास टॉपिक्स की तरफ नज़र दौड़ा लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर आपके सेकेंड ईयर की बुक में है वो है चैप्टर 14 रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पर सबसे पहला जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसमें आपको नोज और ये फेरिंक्स दोनों पार्ट्स एक्सप्लेन करने होंगे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में टॉपिक आए तो आपने इसके साथ ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फेरिंक्स की डायग्राम जरूर बनानी है। अच्छा, उसके बाद
दूसरा एक और जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो इसमें भी आप देखिए लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोज, एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई और इवन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, यहां तक आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले वाला जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया उसके मुकाबले में ये सेकंड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप अगर आगे आए तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का जो टॉपिक है इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन ये दोनों एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को एक्सप्लेन करना होगा और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इनके अंदर जो चेंजेस डेवलप होती हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से किस तरह की मूवमेंट रिब केज के अंदर आती है, ये सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा और उसके बाद फिर आपने मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक्सप्लेन करना है और साथ ये जो डायग्राम दी हुई है इसको आपने ड्रॉ करना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अच्छा, ये जो पहले वाले दो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे उनके मुकाबले में ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखो आपको यूं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ और साथ साथ इनकी इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पेपर सेटर है वो उसकी आमतौर पर कोशिश क्या होती है किस क्वेश्चन को वो ज्यादा प्रेफर कर रहा होता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला टॉपिक ये ज्यादा हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का ज्यादा इम्कान है। फिर उसके बाद एक और ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का टॉपिक एक्सक्लूडेड है, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग का टॉपिक भी एक्सक्लूडेड है हमारे इस दफा के सिलेबस में, इसको आप छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये बड़ा अहम टॉपिक है। यहाँ से स्पेशली जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आपने ये एज बाइकार्बोनेटाइंस इसकी ट्रांसपोर्ट और फिर इसी तरह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और डिजोल्व CO2 इन प्लाज्मा की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है ये एक्सप्लेन करनी है। इसके लिए आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी होगी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक और मैं चीज आपको बताता चलूं कि लॉन्ग क्वेश्चंस में बेशक आपको डायग्राम ड्रॉ करने को कहा गया हो क्वेश्चन के अंदर या ना कहा गया हो, आपने जरूर ड्रॉ करनी है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन आपने टू द पॉइंट आंसर देना है। अगर तो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम रिक्वायर्ड होगी तो आपको क्वेश्चन में जरूर इंस्ट्रक्शन दी गई होगी शॉर्ट क्वेश्चन में और फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। अदरवाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चन के सिलसिले में डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बात पूछी गई सिर्फ उतना ही आंसर देना है शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डायग्राम आपको नहीं भी कही गई और टॉपिक में आपके पास बुक के अंदर वो डायग्राम बनी हुई है तो आप उसको जरूर बनाइए वहां पर। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो आपको स्पेस गिवन होगी ई शीट में उसके अंदर ही कन्फाइंड रहना है, आपने उससे बाहर नहीं जाना। अच्छा, उसके बाद देखिए ये चैप्टर 14 हो गया। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 15 पे। चैप्टर 15 में से जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनमें सबसे जो अहम टॉपिक है, आप ये बाकी टॉपिक्स से आगे जाकर सबसे जो अहम टॉपिक जिसको आपने रिवाइज करना है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो यहां से देखिए 2-3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको कहा जाएगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, या फिर आपसे कहा जाएगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, या फिर आपसे कहा जाएगा कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन आता है। अगर मिसाल के तौर पर आपको यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्क्राइब करना है तो आपको यूरिनरी सिस्टम में किडनी का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करना होगा और इवन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, ऐसी सूरत में आपने ये जो यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम है ये तो जरूर बनानी है और इसके साथ आप चाहे एक डायग्राम किडनी की बना दें या फिर एक डायग्राम आप नेफ्रॉन की ड्रॉ कर दें, तो 2 डायग्राम्स इसके साथ जरूर आप ड्रॉ कीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन की वर्डिंग इस तरह से कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, तो फिर आप ये यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करने के बजाय आपने किडनी की डायग्राम और नेफ्रॉन की डायग्राम ड्रॉ करनी होगी और साथ एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए तीसरी वर्डिंग यहां से मैंने आपको ये बताई है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सिलसिले में आपने फिर किडनी और
यूरिनरी सिस्टम, इसको बहुत कम एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आपने मेनली अब डिटेल एक्सप्लेन करनी है नेफ्रॉन की, और नेफ्रॉन की डायग्राम आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है। अच्छा, तीनों क्वेश्चंस के अंदर फंक्शंस की जहाँ तक बात है तो फंक्शन दरअसल यूरिन फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जाएगा, और ये फंक्शन यूरिनरी सिस्टम का भी कंसिडर किया जाता है, यही फंक्शन किडनी का भी कंसिडर किया जाएगा, और अगर नेफ्रॉन का फंक्शन लिख रहे हैं तो तब भी यही है, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में जो बुनियादी ऑर्गन्स हैं वो किडनी है, और किडनी का जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। लिहाजा फंक्शन एक ही तरह का तीनों में लिखा जाएगा, और वो फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, और वो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन, इन तीनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आगे एक और टॉपिक दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसर्नेशन। तो जब आपसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी या नेफ्रॉन पूछा जा रहा है तो जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। हाँ, अगर इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा तो वो लाजमी तौर पर क्वेश्चन के अंदर ये बोलेगा कि आप ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन यूरिन फॉर्मेशन एक्सप्लेन करें, तो तब आपको ये मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसर्नेशन एक्सप्लेन करना है, या एक्सप्लेन द यूरिन फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। तो हाइपरटोनिक यूरिन कहा जाए तो तब भी आपने ये मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन फिर जरूर बताना है, अलॉन्ग विद द प्रीवियस स्टेप्स जो मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट आउट किए हैं। ठीक है, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगरचे ये डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट भी शामिल हैं, लेकिन सबसे जो अहम टॉपिक है वो ये यूरिनरी सिस्टम का है। तो आप इन 2 दिनों के अंदर इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, इसमें से भी क्वेश्चन बनने का चांस है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आगे अगले चैप्टर पर, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट में स्केलेटन का टॉपिक भी अगरचे शामिल है, लेकिन यहाँ से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो है स्केलेटल मसल। तो आपने वक्त ज़ाया किए बगैर ये स्केलेटल मसल को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है इन 2 दिनों के दौरान। तो स्केलेटल मसल में आपने देखिए यहाँ से जो आप 2 तरह के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, तो आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। समटाइम ये वर्डिंग ऐसे होती है कि डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, तो बाज़ बच्चे जो हैं सिर्फ ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने ये प्रीवियस जो इसका पोर्शन है जिसमें ग्रॉस स्ट्रक्चर भी आ जाता है तो वो भी एक्सप्लेन करना है। यानी जब आपसे एग्जामिनर पूछता है ना कि डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, तो उसमें उसका मतलब ये होता है कि आप स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर अप टू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें। तो इसमें आपने ये प्रीवियस भी एक्सप्लेन करना है और साथ ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक उसको एक्सप्लेन करना है। इस सिलसिले में आपने ये डायग्राम जरूर बनानी है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, जिसमें ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, लेकिन इसमें एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल शामिल नहीं है। तो आप ये मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसमें देखिए ये डायग्राम थोड़ी सी आगे गई हुई है इस एडिशन के अंदर, तो इस डायग्राम को भी आपने यहाँ पे साथ जरूर ड्रॉ करना है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आप बेशक ये जो यहाँ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की डायग्राम दी थी, ये बेशक ना ड्रॉ करें। जब आपसे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाए तो आपने ये मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमेयर के अंदर होने वाली चेंजेस की डायग्राम ये, और इसके साथ साथ ये जो डायग्राम जिसके अंदर थिन और थिक फिलामेंट की एक्टिविटी शो की हुई है, इसको आपने ड्रॉ करना होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से चैप्टर 16 भी हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर चैप्टर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में 2 टॉपिक बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। उनमें से एक टॉपिक है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को अच्छी तरह से रट लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आने का बहुत चांस है। अच्छा, उसके बाद फिर आप साइनेप्स का टॉपिक भी जरूर कवर कीजिए, लेकिन नर्व इम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा जो दूसरा अहम टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इसको भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए इन 2 दिनों में। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। याद रहे कि मैं आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बता रहा अभी। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जाहिर है कि इन 2 दिनों में यही चीजें अभी रिवाइज हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा देखो आगे आप आ जाएं तो चैप्टर
18 केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दरअसल पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की स्पेशली जो इंटीरियर लोब है इसके हार्मोन्स आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है। अगर जो यहाँ से ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है या समटाइम एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है, लेकिन इन दो के मुकाबले में पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ जाएं तो बिहेवियर का चैप्टर जैसे मैंने बताया था कि एक्सक्लूडेड है मुकम्मल तौर पर, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होना। और फिर आगे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में आपने स्पेशली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसे प्रिपेयर करना है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आपने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डायग्राम्स ड्रॉ करनी है उसमें एक तो ये ओवरी के अंदर होने वाली चेंजेस इसको पॉइंट आउट करना है, और इसके साथ साथ ये डायग्राम इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाली हार्मोनल चेंजेस ओवरी में, और उन चेंजेस की वजह से ओवरी में क्या चेंजेस आती हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से यूट्राइन वॉल के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ये यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें और इस टॉपिक को भी अच्छी तरह रिवाइज कर लें क्योंकि इसका भी बड़ा इम्कान है। अच्छा, इस तरह से आपका ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। डेवलपमेंट एंड एजिंग, इसमें जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें खास तौर पर न्यू रिलेशन का टॉपिक, न्यू रिलेशन, उसमें देखो न्यू रिलेशन इन ह्यूमन एम्ब्रियो, तो इसमें फॉर्मेशन न्यूरल क्रेस्ट सेल, ये पूरा टॉपिक। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होने वाली चेंजेस हैं, इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इनको प्रिपेयर करना अच्छी तरह से। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली चेंजेस जिसमें फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा डेवलपमेंट, ये टॉपिक्स शामिल हैं। इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, फिर इससे हम आगे जाएं तो आगे फिर जेनेटिक्स का पार्ट शुरू हो जाएगा। तो जेनेटिक्स में आप देख लें इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है, इनहेरिटेंस में शुरू के काफ़ी सारे टॉपिक एक्सक्लूडेड हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं होना। डायरेक्टली आप चले जाएं आगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट में, इनहेरिटेंस ऑफ व्हीट ग्रेन कलर, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनने का चांस है। ठीक है, इसको आप मैं एडवाइस करूंगा कि पूरे को रिवाइज करें, ये जेनेटिक्स वाला पार्ट, यहाँ से कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी में से भी आ सकता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ व्हीट ग्रेन कलर, उसमें आपको ये टेबल भी ड्रॉ करना होगा। अच्छा, फिर इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर, तो उसमें भी आपको इस तरह से ये क्रॉस ड्रॉ करना है। अभी जो नया एडिशन है उसके अंदर ये डायग्राम निकाल दी हुई, सिर्फ ये ग्राफ दिया हुआ है, तो आप सिर्फ ये ग्राफ ड्रॉ कर लें और बाकी ये क्रॉस शो करें इस तरह से। अच्छा, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर ऑफ लैब्राडोर, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो इस टॉपिक को भी आप रिवाइज कीजिए। फिर ये इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर ऑफ स्वीट भी, इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, फिर देखिए जीन लिंकेज वाला टॉपिक एक्सक्लूडेड है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, और इसमें देखो एक और चीज़ है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर कि कंपैरिजन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बिटवीन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, तो ये दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, तो इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है, इसको भी रिवाइज करें। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, ये मॉर्गन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किए हुए हैं, वाइल द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनने का चांस होता है, इसको भी आप जरूर रिवाइज करें। और फिर आप जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया और जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, इनके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन दोनों को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। और बाकी जो टॉपिक्स होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर 22 इनहेरिटेंस के टॉपिक्स आपको बताएं, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लें। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कि आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 23 क्रोमोसोम एंड डीएनए, यहाँ पर बेटे आपने जिन टॉपिक्स को भी रिवीजन करनी है उनमें खास तौर पर जिन टॉपिक्स को रिवाइज करना है वो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये
3 टॉपिक बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। इसमें देखिए डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन में एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है, मिज़ल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। जब आपसे कहा जाए ना कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो उसमें एक्चुअली आपने मिज़ल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव, उसमें ये मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या इसको प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, पूछा जाता है कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, और स्टूडेंट ये मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जरा केयरफुल रहिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करें। इसके अलावा फिर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन 2 टॉपिक्स को भी बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है एवोल्यूशन, वो वैसे एक्सक्लूडेड इस साल, आप उससे आगे जंप कर जाएंगे और आगे फिर आ जाता है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का चैप्टर 25। तो इस चैप्टर 25 में से वैसे ही चंद एक टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये नाइट्रोजन साइकिल का है। तो नाइट्रोजन साइकिल के टॉपिक को आप अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए इन 2 दिनों में, इसका आने का बहुत चांस है, इसको अच्छी तरह से कवर कर लें। अच्छा, फिर इसमें अगरचे ये सक्सेशन का टॉपिक भी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल है, सिर्फ आप उसे कवर करें। अच्छा, फिर आखिर में आ जाएं बायोटेक्नोलॉजी पर। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप देखिए, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन ज़्यादा आपने जो अभी अटेंशन देनी है, अभी ये जाहिर है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो क्लोनिंग ऑफ जीन में आप ख़ास तौर पर जो मॉलिक्यूलर सीजर्स का टॉपिक दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। और उसके बाद फिर आप पीसीआर टेक्निक, तो पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज चेंजेशन, इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे आए तो ये जो सेंगर कॉल्सन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, ये टॉपिक बड़ा अहम है, इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लें। अच्छा, आखिर में जो जीन थेरापी का टॉपिक दिया हुआ है, इन वीवो और एक्स वीवो मेथड्स ऑफ जीन थेरापी, तो इस टॉपिक को भी आप कवर करें, इसको भी रिवाइज कर लीजिए। कोई हो सकता है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए जीन थेरापी के टॉपिक में से, लेकिन इसके वर्क्स जो मैंने इससे पहले आपको टॉपिक्स बताएं, एक पीसीआर और दूसरा सेंगर कॉल्सन मेथड, इन 2 को ज़्यादा अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें। अब देखिए, आपको मैंने ये पूरी बुक के अंदर ख़ास टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको पॉइंट आउट कर दिया है। अब जाहिर है कि ये 2 दिन हैं, इनके अंदर आप कहेंगे कि इतने सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, तो ये कैसे कवर होगा। तो बेटे, जिन लोगों ने पहले से नहीं कवर किया हुआ, जाहिर है कि वो तो अभी इन 2 दिनों में कुछ भी नहीं कर सकते। उनके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि वो 2-3 टॉपिक्स को पकड़ लें और उनको अच्छी तरह से ग्रिप करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उसमें से कोई आ जाए तो उनका भला हो जाएगा। लेकिन जो बाकी जिन बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स कवर किया हुआ है, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है कि सिर्फ ये इन 2 दिनों में इन ख़ास टॉपिक्स को रिवाइज करें, और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा तो वो इन टॉपिक्स को इजीली रिवाइज कर सकते हैं इस ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। और इंशाल्लाह पेपर वाले दिन वो देखेंगे कि उनके सामने जो चीज़ें आएंगी वो ऑलरेडी उनके माइंड में बिल्कुल फ्रेश होंगी, बिल्कुल ताज़ी उन्होंने रिवाइज की होंगी, तो वो उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा, 1-2 बातें और मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने ई शीट के ऊपर अपने टाइम को मैनेज करने के साथ साथ स्पेस को भी मैनेज करना है। आपने बेटे जो आपके पास स्पेस गिवन होगी, सिर्फ उसी स्पेस में रहते हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। चले, मैं ये ई शीट को अटेम्प्ट करने के हवाले से एक अलग से वीडियो भी प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आप ये टॉपिक्स रिवाइज करने शुरू कर दीजिए अच्छी तरह से। इसके अलावा इन 2 दिनों के दौरान अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपको फेस करनी पड़ती है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं स्टैंड बाय रहूँगा, कोशिश करूँगा कि इन 2 दिनों के दौरान आप कोई भी अगर क्वेरी करते हैं तो मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई करूँ। तो बाज़ बच्चे जो हैं वो यूट्यूब के
वीडियोस में ही कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात उनको उस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाता, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से मैं आंसर नहीं दे पाता। लेकिन जो बच्चे व्हाट्सएप पर रब्ता करते रहते हैं तो उनको मैं फ्रीक्वेंटली वॉइस नोट के ज़रिए फ़ौरन से बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप ये इन 2 दिनों में इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, ताकि अगर आपके माइंड में किसी वक्त कोई भी क्वेश्चन राइज होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करूँगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।